नमस्कार साथियों, एनालाइजर में आपका स्वागत है। अब आज के इस वीडियो में हम जो राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम है उस अधिनियम के अध्याय 5 पर बात करेंगे और अध्याय 5 जो है वित्त, लेखा और लेखा परीक्षा के बारे में बात करता है। अध्याय 5 से प्रश्न पूछे जाने की संभावना थोड़ी कम है, लेकिन फिर भी थोड़ा थोड़ा हम लोग देख लेते हैं। इसको छोटा वीडियो होगा, ज्यादा इसमें डीप में नहीं जाएंगे। अध्याय 5 वित्त, लेखा, लेखा परीक्षा। इस विषय पर हम लोग बातचीत करेंगे इसमें अध्याय 5 के अंतर्गत। इसमें जो धारा पढ़नी है वो हमको पढ़नी है धारा 14 से लेकर के धारा 18 तक, यानी टोटल जो धाराएं पढ़नी है उन धाराओं की संख्या है टोटल धाराएं पढ़नी है इसमें 5 धारा। ठीक, 14, 15, 16, 17, 18 5 धाराएं पढ़नी है। अब शुरू करते हैं पहली धारा से। पहली धारा है धारा 14। धारा 14 जो कि कहता है केंद्रीय सरकार द्वारा अनुदान। केंद्रीय सरकार द्वारा अनुदान, यानी अनुदान मतलब एक तरीके से आप कह सकते हैं डोनेशन। ठीक है, केंद्रीय सरकार इसके अंतर्गत अनुदान देगी, डोनेशन देगी, और उसी के विषय में हम लोग बातचीत करेंगे। तो केंद्रीय सरकार अनुदान कैसे देगी और किसको देगी, ये सबसे पहला सवाल है। तो केंद्रीय सरकार जो अनुदान देने का पावर है, देने का अधिकार है, वह देगी केंद्रीय प्राधिकरण को। केंद्रीय प्राधिकरण मतलब सबसे पहले देख लेते हैं अनुदान किसको प्राप्त होगा। तो अनुदान प्राप्त होना है केंद्रीय प्राधिकरण। केंद्रीय प्राधिकरण कहने का मतलब क्या है, सामान्य से समझिए, हम लोग पढ़े भी हैं कि केंद्रीय प्राधिकरण क्या है। केंद्रीय प्राधिकरण मतलब राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण। केंद्रीय प्राधिकरण को अनुदान देगी, और ये अनुदान कौन देने वाला है, केंद्र सरकार देने वाली है, पता है। और कैसे देगी, तो विनियोग विधेयक के माध्यम से देगी। अनुदान का मतलब यह है कि अब इसे वापस नहीं करना है। अब ये पैसा किसका हो गया, केंद्रीय प्राधिकरण का हो गया अनुदान के रूप में। यानी केंद्र सरकार संसद में पारित विनियोग विधेयक के माध्यम से पैसा दे सकती है, अनुदान दे सकती है किसको, केंद्रीय प्राधिकरण को। ये कहता है धारा 14, जब अनुदान दे दी जाएगी तो उस अनुदान को केंद्रीय प्राधिकरण कहां रखेगा, कैसे रखेगा, उसके लिए एक निधि बनाया जाएगा, एक फंड बनाया जाएगा जिसका नाम होगा राष्ट्रीय विधिक सहायता निधि, जिसके विषय में हम बात करेंगे धारा 15 में। धारा 15 राष्ट्रीय विधिक सहायता निधि। राष्ट्रीय विधिक सहायता निधि ये कौन बनाएगा, तो बनाने वाला संस्था, बनाने वाला कौन है, इसको बनाने की जिम्मेदारी किसकी है, तो ये है केंद्रीय प्राधिकरण को। यानी केंद्रीय प्राधिकरण एक फंड बनाएगी जिस फंड को कहा जाएगा, जिस निधि को कहा जाएगा राष्ट्रीय विधिक सहायता निधि। क्लियर है, धारा 15 के अनुसार केंद्रीय प्राधिकरण एक फंड बनाएगा जिसको कहा जाएगा राष्ट्रीय विधिक सहायता निधि। क्लियर है, तो फंड बनाने वाली बात किसमें की गई है, तो ये उपधारा 1 में की गई है कि ये जो राष्ट्रीय विधिक सहायता निधि है इसको बनाने की जिम्मेदारी राष्ट्रीय प्राधिकरण की होगी। ठीक, और इस निधि में, यानी ये जो बन गया राष्ट्रीय विधिक सहायता निधि, इसमें कहां कहां से पैसा आएगा, इस निधि में फंड कहां से आएगा, पैसा कहां से आएंगे, पैसे कहां से आएंगे, इसके लिए 2-3 पॉइंट दिए गए हैं। पहला नंबर पॉइंट है क,
का नंबर पॉइंट, सबसे पहला तो हमने देखा कि केंद्र सरकार विनियोग विधेयक के माध्यम से केंद्रीय प्राधिकरण को जो पैसा दे रही है वह पैसा यहां पर जमा होगा, यानी केंद्र सरकार द्वारा दिया गया पैसा, केंद्र सरकार द्वारा दिया गया अनुदान केंद्र सरकार द्वारा दिया गया अनुदान, और केंद्र सरकार ये अनुदान अगर आपको थोड़ा सा ध्यान रखें तो कौन सी धारा के अंतर्गत दे रही है, तो अभी हमने पढ़ा धारा 14 के अंतर्गत केंद्र सरकार अनुदान दे सकती है विनियोग विधेयक के माध्यम से। ठीक, यानी केंद्र सरकार जो भी पैसा देगी वो इसी निधि में जमा होगा। ध्यान रखने वाली बात है कि केंद्रीय प्राधिकरण के पास जितने भी पैसे आएंगे वो इसी निधि में जमा होंगे, और केंद्रीय प्राधिकरण जो भी खर्चे करेगा वो भी इसी निधि से खर्च होगा। जैसे केंद्रीय प्राधिकरण के अंतर्गत सदस्य सचिव या फिर कोई और जिसकी कर्मचारी अधिकारी की भर्ती होनी है उसका जो भुगतान होगा वो भुगतान राष्ट्रीय विधिक सेवा निधि से नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसके बारे में हम लोगों ने पहले ही पढ़ चुके हैं कि वो जो भुगतान होना है वह भुगतान कहां से होना है, तो जो भारत की संचित निधि है वहां से होना है, तो उसका भुगतान यहां से नहीं किया जाएगा। लेकिन बाकी जो खर्चे हैं जैसे ऑडिट कराना है उसका खर्चा है, या फिर और भी छोटे मोटे खर्चे जो कि व्यवस्था किए जाए वो सब इसी से खर्च किए जाएंगे। ठीक, का नंबर पॉइंट तो यहां से हो गया। दूसरा ख नंबर पॉइंट, कोई व्यक्ति अगर दान देता है, आप भी दे सकते हैं, दान देता है किसको? केंद्रीय प्राधिकरण को, कि आपका विधिक सेवा वाला काम अच्छा चल रहा है तो उस पर भी उसको आप और अच्छे से करिए, मैं कुछ पैसा 5,000, 10,000, 15,000, 18,000, 20,000 जो भी है वो सब मैं देता हूं, तो कोई दान दे दे कोई व्यक्ति तो भी केंद्रीय प्राधिकरण इसी निधि में जमा करेगी। या मान लेते हैं ग नंबर पॉइंट, मान लेते हैं कोई न्यायालय है, न्यायालय, इस न्यायालय ने किसी के ऊपर लगाया हर्जाना, और यह हर्जाना कहता है कि यह हर्जाना आपको देना है किसको? केंद्रीय प्राधिकरण को। तो ये केंद्रीय प्राधिकरण को जो हर्जाना मिलेगा यह हर्जाना भी इसी में जमा हो जाएगा राष्ट्रीय विधिक सहायता निधि के अंतर्गत। क्लियर होगा? अब जो राष्ट्रीय विधिक सहायता निधि के अंतर्गत आय का स्रोत हमने देख लिया कि आय कौन दे रहा है, केंद्र सरकार दे रही है अनुदान के द्वारा, कोई व्यक्ति दान दे रहा है या न्यायालय का हर्जाना दिया जा रहा है। अब हम इसमें देखेंगे कि इसको ये खर्च कहां करेगी, तो खर्च देखेंगे हम उपधारा 2 के अनुसार कि ये जो निधि है राष्ट्रीय विधिक सहायता निधि, इसमें से खर्चे कैसे होंगे, तो यहां पे लिख देता हूं निधि से खर्च, यानी ये खर्चा कहां कहां किया जाएगा, किस किस मद में किया जाएगा। जैसे आय का स्रोत देखा वैसे व्यय कहां कहां किया जाएगा। तो सबसे पहला इस अधिनियम में उपबंधित विधिक सेवाओं के खर्चे, इसके अंतर्गत राज्य प्राधिकरण को दिया गया अनुदान। तो सबसे पहला क नंबर पॉइंट जो इसमें खर्च किया जाएगा कि जो भी विधिक सेवा के खर्चे होंगे, जैसे वकील नियुक्त करना है विधिक सेवा के लिए, खर्चे, ठीक, वकील नियुक्त करना है विधिक सेवा के लिए, तो कहां से दिया जाएगा पैसा? इसी निधि, इसी फंड से दिया जाएगा पैसा। साथ ही साथ ये जो राष्ट्रीय विधिक सेवा निधि है या केंद्रीय प्राधिकरण है, इसको हमने पढ़ा था पहले भी कि केंद्रीय प्राधिकरण जो होगा राज्य प्राधिकरण को पैसा देगा, अनुदान देगा। तो विधिक सेवा के खर्चे जो है वो या फिर राज्य प्राधिकरण को अनुदान, ये तो रहा का नंबर पॉइंट। ठीक, अब देखते हैं ख नंबर पॉइंट, और पैसा कहां खर्च करेगा ये। सबसे पहला विधिक सेवा के लिए जो भी खर्च होगा इसी फंड से किया जाएगा,
दूसरा, राज्य प्राधिकरण को अनुदान दिया जाएगा, वो भी इसी खर्च से दिया जाएगा, इसी निधि से दिया जाएगा। उच्चतम न्यायालय विधिक सेवा समिति द्वारा की गई विधिक सेवाओं का खर्च इसी के अंतर्गत आएगा। यानी उच्चतम न्यायालय विधिक सेवा समिति, पढ़े हैं इसको। उच्चतम न्यायालय विधिक सेवा समिति का जो भी खर्च होगा वो खर्च इसी निधि से दिया जाएगा। और ग नंबर पॉइंट कहता है कोई अन्य खर्च जो कि केंद्रीय प्राधिकरण द्वारा किया जाना अपेक्षित है वह भी इसी निधि से दिया जाएगा। अन्य खर्च भी लिख देते हैं, ठीक। तो ये पैसा आने का स्रोत देख लिया और पैसा जाने का भी स्रोत देख लिया कि कैसे, कहां से पैसा आएगा और कहां को पैसा जाएगा। अब देखते हैं हम धारा 16। धारा 16। धारा 15 में हमने क्या देखा? धारा 15 में हमने देखा कि केंद्रीय प्राधिकरण जो है वह राज्य प्राधिकरण को अनुदान दे रहा है। अब इस अनुदान जो दिया गया, जैसे केंद्रीय प्राधिकरण को केंद्र सरकार अनुदान दे रही है, तो इस अनुदान को रखने के लिए, इस पैसा को रखने के लिए एक फंड बनाया इसने, राष्ट्रीय विधिक सेवा निधि। उसी प्रकार से राज्य प्राधिकरण को जो अनुदान दे रही है केंद्रीय प्राधिकरण, तो राज्य प्राधिकरण को भी तो एक फंड बनाना पड़ेगा, एक निधि बनाना पड़ेगा, एक अकाउंट रखना पड़ेगा, जिसको कहा जाएगा राज्य विधिक सहायता निधि। अब देखते हैं राज्य विधिक सहायता निधि के बारे में। तो सबसे पहला बात, तो राज्य विधिक सहायता निधि स्थापित करने का काम किसका है? तो जो राज्य प्राधिकरण है, यानी इसकी स्थापना, इसको बनाने वाला कौन है? राज्य प्राधिकरण, यानी राज्य विधिक सेवा जो प्राधिकरण है वह राज्य प्राधिकरण इस निधि को बनाएगा, ठीक। अब सवाल नंबर 1 कि इस निधि में पैसा कहां से आएगा, यानी आय का स्रोत क्या होगा? तो यहां पर यह रहेगा उपधारा 1 के अंतर्गत बनाने वाला, और उपधारा 1 के अंतर्गत ही आएगा आय का स्रोत, यानी इसको पैसा कहां कहां से मिलेगा। तो सबसे पहला तो पैसा मिलेगा क नंबर पॉइंट, जो कि केंद्रीय प्राधिकरण ने इसको पैसा दिया ही है, तो केंद्रीय प्राधिकरण से प्राप्त अनुदान, ठीक। यानी केंद्रीय प्राधिकरण जो इसको अनुदान दे रही है वह है क नंबर पॉइंट। ख नंबर पॉइंट क्या होगा कि यदि हो सकता है कि राज्य जो प्राधिकरण है और राज्य प्राधिकरण को उस राज्य की सरकार पैसा देना चाहे या कोई अन्य व्यक्ति पैसा देना चाहे, जैसे यहां पर कोई अन्य व्यक्ति दान दे रहा था, बाकी तो केंद्रीय प्राधिकरण दे रही थी, उसी प्रकार से यहां पर हो सकता है कि राज्य विधिक सहायता निधि में राज्य सरकार भी कुछ पैसा दे, कुछ योगदान दे। तो राज्य सरकार द्वारा दिया गया या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा दिया गया, ठीक। चलिए, वो भी इसी निधि में जमा होगा, सभी पैसे लगभग इसी निधि में जमा होने वाले हैं। ग नंबर पॉइंट हम लोग देख लेते हैं कि कोई और तीसरा तरीका हो सकता है कि राज्य प्राधिकरण को कुछ न्यायालय के अधीन कोई स्रोत मिले आय का, जैसे कोई न्यायालय ने आदेश दिया हर्जाना का और वो हर्जाना राज्य प्राधिकरण को देना है, तो वो भी जमा कहां होगा? राज्य विधिक सहायता निधि में। यानी न्यायालय द्वारा
दिलवाया जाने वाला हर्जाना, हर्जाना हो चाहे कोई भी स्रोत हो, स्रोत भी लिख लेता हूं, जहां पर न्यायालय आदेश करे कि राज्य प्राधिकरण को पैसा चुकाना है, किसी व्यक्ति को आदेश करे, जैसा भी आदेश करे, तो उसका ये क्लियर है। अब हम देखते हैं, ये तो हो गया उपधारा 1 में कि आय का स्रोत क्या होगा। अब जब आय का स्रोत होगा तो इसके व्यय का भी स्रोत होगा, यानी ये खर्च भी होगा। तो हम इसको देखेंगे उपधारा 2 के अंतर्गत खर्चे या व्यय, यानी इस निधि से पैसा कैसे खर्च होगा, कैसे व्यय होगा। ठीक, तो सबसे पहला तो धारा 7 के अंतर्गत जो राज्य प्राधिकरण के कृत्य बताए गए हैं, हमने पढ़ा है धारा 7 कि राज्य प्राधिकरण क्या क्या काम करेगा। तो राज्य प्राधिकरण उन कामों को करने के लिए जो खर्च करेगा, यानी उन काम को करेगा और उसमें तो खर्चा लगेगा ही लगेगा, तो वो खर्चा होगा। यानी क नंबर पॉइंट देखते हैं, जो कि बताता हूं धारा 7 के अधीन कृत्यों हेतु खर्च, यानी धारा 7 के अंतर्गत राज्य प्राधिकरण अब जब अपने कार्य करेगा तो उसका खर्च राज्य प्राधिकरण इसी निधि से करेगा, राज्य प्राधिकरण सेवा सहायता निधि से। ठीक, राज्य विधिक सहायता निधि से। दूसरा, जो उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति है, ठीक, जो उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति है, एक मिनट रुकिएगा, ऐसा अनुदान हाँ, दूसरा नंबर ख नंबर पॉइंट जो कि हमको देखना है कि उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति के अंतर्गत जो विधिक सेवा में खर्च होंगे वो भी इसी पैसे से निकाले जाएंगे, राज्य विधिक सहायता निधि से। जैसे वहां पर उच्चतम न्यायालय विधिक सेवा समिति के अंतर्गत जो खर्चे थे वो निकाले जा रहे थे इससे क्या बोलते हैं, केंद्रीय विधिक सहायता निधि से, उसी प्रकार से यहां पर जो खर्चे होने वाले हैं, राष्ट्रीय विधिक सहायता निधि से, उसी प्रकार से यहां पर क्या बोलते हैं उसको, उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति, उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति के खर्चे। ग नंबर पॉइंट होगा जो कि होगा कोई अन्य खर्च, कोई अन्य खर्च जो कि राज्य प्राधिकरण से अपेक्षित हो। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा मेरे दोस्त, यहां पर केंद्रीय प्राधिकरण से प्राप्त अनुदान राज्य सरकार द्वारा दिया गया, किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, न्यायालय द्वारा दिलवाया जाने वाला हर्जाना, ये तो यहां पर जमा हो रहा है। खर्चे में हमने देख लिया कि धारा 7 के अधीन कृत्यों हेतु खर्च करेगा, उच्च न्यायालय की विधिक सेवा समिति खर्च करेगा, अन्य खर्चे करेगा। ठीक है, अब अगर आप देखेंगे, एक मिनट रुकिएगा,
एक छोटी सी चूक आपके अधिनियम में है जिसको आपको ध्यान रखना है, क्योंकि आगे ये जाकर के काम आएगा। अब वो कहां पे एडजस्ट होगा वो अलग बात है, लेकिन खर्चे और व्यय के अंतर्गत एक पॉइंट और जोड़ा जाएगा, जो कि सामान्यतः मैं अगर कहूं तो वो आएगा धारा 7 के अंतर्गत ही, जिसमें शामिल होगा क्या कि जो जिला प्राधिकरण है, उन जिला प्राधिकरण को अनुदान, जो कि यहां पर नहीं लिखा गया है, जो कि लिखा जाना चाहिए था। तो खर्चे व्यय के अंतर्गत आपसे जब पूछेगा तो धारा वाइज तो पूछेगा नहीं कि क नंबर में क्या लिखा है, ख नंबर में क्या लिखा है। आपसे पूछेगा जिला प्राधिकरण को अनुदान कहां से प्राप्त होता है, या फिर राज्य प्राधिकरण के राज्य विधिक सहायता निधि को कहां कहां खर्च किया जाता है। तो आप यही 3 पॉइंट याद रख के चले जाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए जिला प्राधिकरण को जो अनुदान प्राप्त होता है वो भी इसी के अंतर्गत ही आएगा। क्लियर है? चलिए अब हम देखेंगे धारा 17। धारा 17 जो कि जिला विधिक सहायता निधि के बारे में बात करता है। जैसे राज्य विधिक सहायता निधि है, जैसे राष्ट्रीय विधिक सहायता निधि है, उसी प्रकार से जिला विधिक सहायता निधि है। अब जिला विधिक सहायता निधि के लिए थोड़ा सा आपका बैकग्राउंड क्लियर हो गया कि जिला स्तर पर जो जिला प्राधिकरण होगा वह जिला विधिक सहायता निधि स्थापित करेगा। साथ ही साथ उसको पैसा कहां से मिलने वाला है, तो सबसे पहला आय का स्रोत तो हमने यहीं से देख लिया कि जिला प्राधिकरण को जो अनुदान प्राप्त होगा वो ये होगा, वो जिला विधिक सहायता निधि में जमा हो जाएगा। ठीक, तो उसका एक बैकग्राउंड आपको यहीं से मिल जा रहा है। तो अब हम देखते हैं धारा 17 जिला विधिक सहायता निधि। जिला विधिक सहायता निधि। जिला विधिक सहायता निधि के अंतर्गत हम देखेंगे सबसे पहला उपधारा 1, और इसमें देखेंगे बनाने वाला कौन होगा, और दूसरा सवाल यह होगा कि इसके खर्चे कहां, मतलब आय का स्रोत क्या होगा। तो बनाने वाला कौन होगा, तो जिला प्राधिकरण इसको बनाने वाला होगा, यानी जिला प्राधिकरण को जो भी पैसा मिलेगा वो इसी निधि में ये रखेगा, इसी फंड में रखेगा। दूसरा, इसका खर्चा, इसका आय का स्रोत क्या होगा, कहां कहां से इसको जमा मिलेंगे, डिपॉजिट होंगे इस निधि में। तो इसको देखते हैं आय के स्रोत के अंतर्गत, यानी आय कहां से होगा। तो आय, सबसे पहला आय का नंबर पॉइंट तो यही होगा कि भाई इसको जो राज्य विधिक सहायता निधि जो है वह कुछ अनुदान दे रहा है, तो वह इसमें जमा हो जाएगा। ठीक, राज्य प्राधिकरण द्वारा जिला प्राधिकरण को संदत्त सभी धनराशियां या अनुदान, तो राज्य प्राधिकरण जो भी पैसा देगा, राज्य प्राधिकरण मतलब कहां से पैसा देगा, राज्य प्राधिकरण, राज्य प्राधिकरण इसी निधि में से निकाल करके पैसा देगा राज्य विधिक सहायता निधि से। तो यहां पर पहला नंबर पॉइंट क्या हो गया, राज्य प्राधिकरण द्वारा क्या बोलते हैं, द्वारा दिया गया कोई भी धन राशि होगा वो इसी में जमा होगा। या राज्य प्राधिकरण कोई अनुदान दे रही है, वह अनुदान भी इसी में जमा हो जाएगा। ठीक, का नंबर पॉइंट, राज्य प्राधिकरण जो भी पैसा देगा वो जमा हो जाएगा। ख नंबर पॉइंट, जैसा कि हमने उसमें देखा था कि राज्य प्राधिकरण को कौन पैसा देता था, केंद्रीय प्राधिकरण देता था। इसके अलावा कौन देती थी, राज्य सरकार देती थी। इसके अलावा कौन देता था, कोई और व्यक्ति भी दे सकता था इसको पैसा। उसी प्रकार से यहां पर
कोई ऐसा अनुदान या संदाय जो इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए किसी व्यक्ति द्वारा राज्य प्राधिकरण के पूर्व अनुमोदन से जिला प्राधिकरण को दिया जाए। ठीक, तो जिला प्राधिकरण को दिया गया पैसा कौन देगा? व्यक्ति द्वारा दिया गया पैसा, किसी व्यक्ति द्वारा। किसी व्यक्ति द्वारा दिया गया जो भी अनुदान होगा, जो पैसा होगा, वो भी इसी में जमा होगा। ध्यान रखने वाली बात यह है कि जब भी कोई पैसा देगा व्यक्ति किसी जिला प्राधिकरण को, तो उससे पहले राज्य प्राधिकरण जो है वह उसके विषय में स्वीकृति देगा बस। ठीक, किसी व्यक्ति द्वारा, लेकिन राज्य प्राधिकरण की स्वीकृति से, क्योंकि यहीं पे भ्रष्टाचार सबसे ज्यादा हो सकता है, इसीलिए स्वीकृति वाला मामला रखा गया है। ठीक, और तीसरा तो वही है, कोई न्यायालय के आदेश द्वारा हर्जाना जुर्माना मिले इसको। ग नंबर पॉइंट, न्यायालय के आदेश से कोई हर्जाना मिले या कोई अन्य स्रोत हो, जो भी हो। ठीक, स्रोत का स्पेलिंग गलत हो गया, तो ये यहां से इसके आय होंगे, बहुत सामान्य है। अब व्यय कहां करेगा? तो धारा 10 और धारा 11 ख, धारा 11 ख क्या था? तो धारा 10 और धारा 11 ख जो है वो है आपका वो वाला, क्या बोलते हैं उसको, तालुक विधिक सेवा समिति के कर्तव्य। तालुक विधिक सेवा समिति जो काम करेगा, धारा कहां गया वो, हाँ, धारा 10 जो है वो, धारा 10 में तो आपका वो हो जाएगा कि जो जिला प्राधिकरण के कृत्य और जिला प्राधिकरण के कृत्य के अलावा जो तालुक विधिक सेवा समिति है उसको भी तो जिला प्राधिकरण ही चलाती है। तो धारा 10 और धारा 11 ख के खर्चे, तो इसका उपधारा उसमें देखते हैं क्या बोलते हैं इसको, खर्चे में देखते हैं इसको क्या क्या खर्चा करेगा। खर्च को देखेंगे कहां से हम, यहां से देखते हैं खर्च कहां से आ रहा है? तो उपधारा 2 के अंतर्गत आ रहा है। सबसे पहला खर्च करेगा एक का नंबर पॉइंट, तो धारा 10 के अंतर्गत जो भी काम करने हैं इसको, धारा 10 में क्या काम करने हैं? तो धारा 10 के अंतर्गत जो जिला प्राधिकरण के कृत्य बताए गए हैं वो काम करने हैं। जिला प्राधिकरण के कृत्य, ठीक। फिर देखना है हमको इसमें और काम क्या करेगा ये ख नंबर पॉइंट के अंतर्गत। तो धारा 11 का ख नंबर जो है, धारा 11 ख, इस धारा 11 ख में क्या बताया गया है? इसमें बताया गया है कि तालुक विधिक सेवा समिति के कृत्य, तो इसमें तालुक विधिक सेवा समिति का कृत्य भी इसी को परफॉर्मेंस करना है, राज्य प्राधिकरण के कृत्य भी यही करने वाला है, ठीक। तो उसमें जो भी खर्च होंगे वो सारे खर्च इसी जिला विधिक सहायता निधि से दिया जाएगा। इसके बाद दूसरा नंबर है, इसको किसी को अनुदान वगैरह तो देना नहीं है, अनुदान तो राज्य जैसे देता था वैसा अनुदान तो इसको देना नहीं है, राज्य प्राधिकरण या केंद्रीय प्राधिकरण देता था उस तरीके से। और यहां पर उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति के खर्चे जैसे इसमें थे, और यहां पर तालुक विधिक सेवा समिति के खर्चे को क पॉइंट में ही कवर कर दिया, तो इसके लिए नहीं तो ख पॉइंट रखता, तो फिर इसमें भी 3 हो जाता। अगर इसको ख कर दिया जाए इसको तो 3 हो जाएगा, लेकिन एक ही पॉइंट में निपटा दिया इसको कि धारा 10 और धारा 11 ख
जो तालुक विधिक सेवा समिति है, दोनों के खर्चे यहीं से देने हैं। ख नंबर पॉइंट लिख लेते हैं, जो अन्य खर्चे, अन्य खर्च जो भी अपेक्षित हो। खत्म। धारा 17, तो धारा 17 तक हमको ये पता चल गया कि पैसा कैसे मिलने वाला है, किसको मिलने वाला है, कौन सा फंड बनेगा। आपसे यहां से सवाल जो पूछेगा वो सवाल 2-3 तरीके से बस पूछ सकता है, कुछ बहुत खास नहीं पूछेगा। केंद्रीय सरकार अनुदान कौन सी धारा के अंतर्गत देती है? 14। कैसे देती है? विनियोग विधेयक के माध्यम से। ये सब नहीं पूछेगा, पूछेगा तो फैक्चुअल एक ही पूछेगा। डीप में पूछना हो तो इसमें पूछेगा राष्ट्रीय विधिक सहायता समिति सहायता निधि कौन बनाता है, उसको कहां कहां से पैसा आता है, कहां कहां खर्च करता है। उसके बाद राज्य विधिक सहायता निधि के बारे में पूछेगा, पूछ सकता है अगर डीप में पूछे तो। नहीं तो फिर धारा पूछेगा कि धारा 16 में क्या वर्णन है, राज्य विधिक सहायता निधि का वर्णन कौन सी धारा में, ऐसे पूछेगा। ठीक, चलिए अब देखते हैं हम लोग धारा 18। हमने वित्त देखा है, अभी वित्त देखा है मतलब हमने जो ये कहा गया वो पेपर, हाँ, अध्याय 5 के अंतर्गत जो हम लोग को देखना था वित्त, लेखा और लेखा परीक्षा, 3 चीजें देखनी थी। तो हमने वित्त देख लिया कि केंद्रीय प्राधिकरण को वित्त कहां से आ रहा है, राज्य प्राधिकरण को वित्त कहां से आ रहा है, जिला प्राधिकरण को वित्त कहां से आ रहा है, वो सब हमने देख ली। अब हम देखेंगे कि जो लेखा अकाउंटिंग होगी और उसकी लेखा परीक्षा, तो अब केवल एक ही धारा बचा है जो कि धारा 18। तो धारा 18 में हमको ये सारी चीजें देखनी पड़ेंगी। तो धारा 18 जो कि होगा लेखा एवं लेखा परीक्षा। अगर अंग्रेजी में आप बोलेंगे तो लेखा को बोलेंगे अकाउंट्स, अकाउंट्स एंड ऑडिट। अकाउंट्स एंड ऑडिट में बहुत सामान्य सी बात समझ लीजिए। अकाउंट का मतलब होता है कि जो खर्चे आपने कहीं किए हैं उस खर्चे को आपको उसमें लिखना है। क्या आपने सच में उसी मद में खर्चा किया है, उसको जांचने का जो काम होता है उसको कहा जाता है ऑडिट, यानी लेखा परीक्षा। लेखा में आप क्या करते हैं, सभी खर्चे जो करते हैं या फिर जो आपका आय का स्रोत है, जो भी है आपका आय व्यय, उसको लिखते हैं और ऑडिट में उसकी जांच होती है कि आपने जो लिखा है वो सही हो लिखा है। अब ऑडिट में जांच के कई तरीके हो सकते हैं। आजकल जो गवर्नमेंट कई जगहों पे सोशल ऑडिट को अपनाने लगी है, लेकिन सामान्य तौर पर सोशल ऑडिट की जब बात आती है तो वो आती है ग्राम पंचायत स्तर पर, ग्राम के स्तर पर, यानी जनता के स्तर पर। चूंकि यहां पर जनता का कोई काम नहीं है तो यहां पर नॉर्मल ऑडिट की बात होगी। नॉर्मल ऑडिट कहने का मतलब जैसे कि इसमें लिखा गया अकाउंट्स एंड ऑडिट के अंतर लेखा में लिखा गया कि कोई पेपर मंगाया गया जो कि 10,000 का है, तो 10,000 का पेपर मंगाया गया तो सच में मंगाया गया है कि नहीं मंगाया गया है, इसके लिए जांचने का क्या तरीका है, इस पेपर का बिल होना चाहिए उसी डेट पर जीएसटी वाला। अगर ये है तो उसको सही मान जाएगी, नहीं होगा तो नहीं मानेगी। जो भी तरीके होते होंगे जांचने के वो अलग होते हैं, लेकिन एक सामान्य मैं आपको बताया। ठीक, तो इसके अंतर्गत हम लोग विभिन्न धाराओं को देखने और समझने की कोशिश करेंगे। वैसे बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अंतर्गत पहली उपधारा कहता है, जो कि बताता है लेखा का प्रारूप और वार्षिक विवरण। लेखा मतलब लेखा या अभिलेख बोल सकते हैं, अभिलेख छोड़ दीजिए, लेखा लिख देता हूं। लेखा का लेखा और वार्षिक विवरण का प्रारूप। ये कैसे निर्धारित होगा कि उसको किस टाइप से अकाउंट्स मेंटेन करना है, यानी अगर
ऐसा मान लेते हैं कॉपी है तो पहले यहाँ पे सीरियल नंबर होगा, यहाँ पे पहले उसको मूल्य लिखना है, या फिर पहले सामान लिखना है कि यहाँ पे कागज लिया, या फिर यहाँ पर क्या लिखना है, कितना प्रति लिया वो पहले लिखना है, कि यहाँ पर कितना मूल्य हुआ वो पहले लिखना है। ये सब चीजें डिसाइड करने की बात कर रहे हैं। यानी लेखा और वार्षिक विवरण, यानी अकाउंट तो समझ गए, वार्षिक विवरण मतलब एनुअल स्टेटमेंट, यानी वर्ष भर में आपने कितना लिया दिया, ये सब चीजें एनुअल स्टेटमेंट में कवर होगी। तो उसका प्रारूप कैसा होगा, ये कैसे निर्धारित होगा, तो यह निर्धारित करने की जिम्मेदारी किसकी है, तो केंद्र सरकार की है। केंद्र सरकार जिस प्रारूप में चाहेगा उस प्रारूप में इसको रखवाएगा। फाइनल आदेश कौन निकालेगा, केंद्र सरकार निकालेगा कि इसका प्रारूप कैसा होना चाहिए। लेकिन केंद्र सरकार जो होगा वह सलाह पर निर्भर करेगा, यानी किसी की सलाह लेगा और वो जैसा बोलेगा वैसे ही केंद्र सरकार आदेश निकाल देगी। और सलाह देने वाला है CAG, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, सबसे बड़ा अकाउंटेंट होता है भारत का। ठीक, तो यही सलाह देगा और इसी के सलाह पर वैसे ही अकाउंटिंग रखा जाएगा। अब दूसरा कहता है उपधारा 2। उपधारा 2 कहना चाहता है ऑडिट के विषय में। ऑडिट यानी लेखा परीक्षा के विषय में। लेखा परीक्षा के विषय में बात करता है, ऑडिट यानी लेखा परीक्षा के विषय में। लेखा परीक्षा के विषय में सामान्य सी बात इतना ही कहता है कि लेखा परीक्षा कौन करेगा और उसका खर्च कैसे दिया जाएगा। ठीक, ये बात कहता है। दो बातें कहता है कि लेखा परीक्षा मतलब ऑडिट करने की जिम्मेदारी किसकी है, तो ये करना है इसको CAG को, यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, यानी भारत के नियंत्रक और लेखा परीक्षक का, ये इसका ऑडिट करने वाला है। ऑडिटर यही है, ऑडिटर। ठीक, यही ऑडिट करने वाला है। दूसरा सवाल यह है कि जो ऑडिट का खर्चा होगा वो कौन देगा, ऑडिट खर्च। तो ऑडिट खर्च जो देने वाला है वो देने वाला है कौन, जो जहां ऑडिट किया जाएगा, यानी प्राधिकरण, संबंधित प्राधिकरण इसका खर्चा देगा। संबंधित प्राधिकरण कहने का मतलब यदि केंद्र सरकार यानी राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण है तो राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण देगा, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण है तो राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण है तो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण देगा। ठीक, अब देखते हैं तीसरा, उपधारा 3। उपधारा 3 कहता है कि जो लेखा परीक्षा है, लेखा परीक्षक है, जो CAG है, कंट्रोलर एंड ऑडिट जनरल ऑफ इंडिया है, इसको तो कई जगह अकाउंटिंग का काम देखना है, कई जगह ऑडिट का काम देखना है। हर जगह चुनाव आयोग का यही ऑडिट कर रहा है, राज्य सरकार का यही ऑडिट कर रहा है, केंद्र सरकार का यही ऑडिट कर रहा है। हर जगह पे बहुत सारे डिपार्टमेंट है जो जिसको इसको ऑडिट करना है। तो हर जगह ये जाएगा तो पूरे साल भर में 365 से ज्यादा डिपार्टमेंट होगा, तो वो तो कर ही नहीं पाएगा। तो CAG क्या कर सकता है, एक काम कर सकता है, CAG अन्य व्यक्ति को नियुक्त कर सकता है। ठीक, अन्य व्यक्ति को नियुक्त कर सकता है ऑडिटिंग के लिए, और अन्य व्यक्ति के वही अधिकार होंगे जो CAG के होते हैं। यानी वो अकाउंट चेक कर सकता है, जो ऑफिस होगा उसका निरीक्षण कर सकता है, इधर उधर घूम सकता है, कुछ भी जो भी दस्तावेज पेश करने के लिए कह सकता है, सभी चीजें कह सकता है। आपसे पूछ सकता है इस सवाल को कि ऑडिटर जनरल के क्या अधिकार होंगे। वैसे ये पूछने के लिए उसके पास उतना वो नहीं है, क्या बोलते हैं, स्कोप नहीं है, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं पूछने के लिए। इसी को क्यों पूछेगा, इसको नहीं पूछेगा,
बस यही पूछ सकता है कि अन्य व्यक्ति को जो नियुक्त करेगा एक कथन में दे देगा उसके क्या अधिकार होंगे, तो आप याद रखिए ऑडिटर जनरल के बराबर अधिकार होंगे। ठीक, अब अगला नंबर पॉइंट कहता है कि ये आ गया है, अब ये ऑडिट करने देखिए, या तो जो सीएजी है वो आया या सीएजी किसी को नियुक्त किया वो आया। अब इनका ऑडिट हो रहा है, ऑडिट हो गया है, तो ऑडिट हो गया आएगा तो उपधारा 4 काम आएगा। उपधारा 4 क्या काम आएगा? जो भी ऑडिट हो चुका है, तो ऑडिट होगा तो इसमें क्या हो जाएगा? तो पहला मतलब तो सील करेगा, दूसरा साइन करेगा, यानी एक तरीके से क्या करेगा? इसको अधिप्रमाणित करेगा। अधिप्रमाणित मतलब क्या सही क्या गलत है उसको फाइनल कर देगा कि ये जो भी है। तो सील साइन किया हुआ नियंत्रक, कौन सील साइन करेगा? या तो नियंत्रक या लेखा मतलब सीएजी करेगा, या फिर अन्य व्यक्ति। कौन अन्य व्यक्ति? जो कि उपधारा 3 के अंतर्गत नियुक्त हुआ था सीएजी के काम को करने के लिए, वो अन्य व्यक्ति यही सील साइन करेंगे। अब ये जब सील साइन हो जाएगा तो जैसी भी स्थिति होगी, या तो ये जो पूरा क्या बोलते हैं रिपोर्ट होगा, सील साइन वाला रिपोर्ट होगा, ये रिपोर्ट या तो केंद्र सरकार को भेजे जाएंगे या तो राज्य सरकार को भेजे जाएंगे। कब कब केंद्र सरकार, कब राज्य सरकार को भेजा जाएगा? जब केंद्रीय राष्ट्रीय विधिक सहायता प्राधिकरण की बात होगी तो वहां पर आएगा केंद्र सरकार, और जब राज्य विधिक सहायता प्राधिकरण की बात होगी या फिर जिला विधिक सहायता प्राधिकरण की बात होगी वहां पर राज्य सरकार आएगा। जहां पर मुख्य रूप से नियुक्ति आदि राज्य सरकार कर रही है वहां पर राज्य सरकार के पास भेजा जाएगा, और जहां पर नियुक्ति आदि केंद्र सरकार कर रही है वहां पर केंद्र सरकार के पास भेजा जाएगा। ठीक, अब सवाल यह है कि या तो पहला केंद्र सरकार को भेजा जाए और राज्य सरकार को भेजा जाए। अगर ये जो रिपोर्ट है, ऑडिट रिपोर्ट, अधिप्रमाणित ऑडिट रिपोर्ट केंद्र सरकार को भेजा जाता है तो केंद्र सरकार क्या करेगी? तो केंद्र सरकार उपधारा 5 के अंतर्गत कार्यवाही करेगी, और उपधारा 5 के अंतर्गत कार्यवाही क्या करेगी? ऐसी रिपोर्ट को वो पेश करेगी कहां? संसद में। केंद्र सरकार का मामला लिख देता हूं, गड़बड़ हो जाएगा। केंद्र सरकार यानी रिपोर्ट केंद्र सरकार के पास भेजी गई तो केंद्र सरकार क्या करेगी? इस रिपोर्ट को कहां पेश कर देगी? संसद में। कितने दिनों के अंदर पेश करेगी? तो यथाशीघ्र, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी पेश कर देगी। इसके अलावा उपधारा 6 देखते हैं, जो अगर ये जो रिपोर्ट है वह राज्य सरकार को भेजा जाएगा, राज्य सरकार को भेजा जाता है, तब की स्थिति में ऐसी रिपोर्ट राज्य सरकार क्या करेगी? राज्य विधानमंडल में पेश करेगी। यदि राज्य विधानसभा है तो राज्य विधानसभा, दोनों है तो दोनों में। कब करेगी? कितना तिथि के अंदर, कितना समय के अंदर? तो यथाशीघ्र, जितनी जल्दी हो सके। क्लियर है? तो ये इतने ही तक था धारा 18। अब हम देखेंगे धारा 19, जिसमें हम देखेंगे लोक अदालत के बारे में, और वहां से प्रश्न पूछा जाना थोड़ा संभावित है। तो मिलता हूं अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।